चलिए, सो टुडे इज द डेमो फॉर बीएसटी। नाउ आपका सब सीबीएसई वाले हो यहाँ तो, है ना? तो बीएसटी में अब आप लोग का सीबीएसई में जो है वो दो पार्ट्स में है। पार्ट ए इज कंप्लीटली मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो। और पार्ट बी जो है वो फाइनेंस, मार्केटिंग, वो सब पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, ठीक है। सो वील स्टार्ट विद पार्ट ए। पार्ट ए इज मैनेजमेंट। अब मुझे ये बताइए आप लोग पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोलने से क्या समझ आता है? हाउ विल यू डिफाइन मैनेजमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो? ओके, ओके। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सब काम करते हैं वहाँ सिस्टमैटिक मैनर से एक गोल को अचीव करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या मैनेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस हाउस में होता है? तुम अपनी रूटीन मैनेज नहीं करती हो? माई मम्मा घर मैनेज नहीं करती है? एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, एवरीवेयर, ठीक है। वो बात अलग है कि हम यहाँ जब पढ़ते हैं तो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं, दैट्स डिफरेंट। बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पे। दोनों ने जो बोला ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में या जहां भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है, सिस्टमैटिकली मतलब एक प्रोसेस फॉलो करके, स्टेप्स फॉलो करके, एक रूटीन फॉलो करके यू ट्राई टू अचीव अ सर्टेन गोल विच इज प्री डिटरमाइंड। अंडरस्टूड? उसके बाद इसने क्या बोला? इफेक्टिवली एंड, क्या मतलब होता है इसका? इफेक्टिवली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब? प्लीज। इफेक्ट, करेक्ट। एक समय था जब मैनेजमेंट अगर डेफिनेशन पूछी जाती थी लोगों से तो लोग बोलते थे गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल इज मैनेजमेंट। लोगों से काम करवाना या लोगों से काम निकलवाना इज मैनेजमेंट। और एक डेफिनेशन जो बहुत कॉमन थी, डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। आज का मॉडर्न डेफिनेशन मैनेजमेंट का है डूइंग द थिंग या अचीविंग अ गोल or an objective in such a manner that, या तुम बोल सकते हो achieving a goal efficiently and effectively, getting things done by people effectively and efficiently. Effectively is nothing but, as she said, completing the job on time. This is very important aspect. दूसरा, efficiency, efficiently, ओके का मतलब है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या फिर कह सकते हो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जब आप चीजों को प्रॉपर यूज करोगे तो आप कॉस्ट इफेक्टिव रहोगे ही रहोगे। सो नो वेस्टेज। अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ऑन टाइम होना ज्यादा जरूरी है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा जरूरी है? क्या किसी एक के होने से परफेक्ट मतलब पूरा नहीं हो सकता? क्यों? क्यों, कैसे? एग्जाम्पल से समझाओ, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। बताइए।
नहीं है, मतलब यू हैव वेस्टेड टाइम। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो टारगेट सेट किए जाते हैं, द टारगेट शुड बी अचीवेबल। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर अपने जूनियर को कोई टास्क या मैनेज टारगेट देता है, तो इट इज नॉट लाइक वेग कि बस दे दिया। इट इज वेल कैलकुलेटेड, वेल थॉट ऑफ, कि हाँ इस ड्यूरेशन में ये इतना कंप्लीट हो सकता है, तभी वो तुमको वो टारगेट देगा। अंडरस्टूड? नहीं है तो फिर तो प्लानिंग में ही गड़बड़ है। पर अगर टारगेट प्लान्ड है तो वो सही होगा। और उस केस में अगर मान लो मैंने आपको बोला मुझे 1 मंथ में 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए, ठीक है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है इट शुड नॉट एक्सीड 30 रुपीज। दिस इज पर यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज इफेक्टिवनेस एंड दिस इज एफिशिएंसी। मान लो 30 रुपीज कॉस्ट को अचीव करने के लिए उसने रॉ मटेरियल सस्ता ढूंढने की कोशिश करते करते थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, और उसने मुझे 1 महीने की जगह 1.5 महीने में ये टारगेट करके दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वाई? the customers wastage of time, the customers can divert to somebody else. You are losing the market for those 15 days. You are losing your revenue, you are losing your profits. Correct? अगर मैंने उसको 1 मंथ में कर दिया, लेकिन मैंने रॉ मटेरियल्स के लिए इतने एफर्ट्स नहीं डाले और मैंने रॉ मटेरियल्स थोड़े से एक्सपेंसिव खरीद लिए और मेरी कॉस्ट जो है वो 30 की जगह 35 हो गई, दिस ऑल्सो इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मैनेजमेंट, बिकॉज मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपए से तुमने कम कर दिया, तो यू विल बी सैक्ड। समझ में आया? दैट इज वाई इट इज सेड दैट बोथ should work hand in hand, both are equally important. टाइम को कवर करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉस्ट पे काम कर लो। जैसे कई बार हम फ्लाइट्स की टिकट्स बुक करते हैं, नेग्लिजेंट रहते हैं, अर्जेंसी इज डिफरेंट, पता है जाना है, निग्लेक्ट कर दिया, बुकिंग सही टाइम पे नहीं की, फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है? यू हैव टू पे हाई प्राइसेस। दिस इज व्हाट? दिस इज नेग्लिजेंस, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। Okay, so this is all about the basics meaning of management. Now हमने क्या बात की कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के साथ होना चाहिए और इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या होंगे इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? अभी हमने जैसे एक सबसे बड़ा फीचर बात करी, क्या फीचर था? ओके, और कैरेक्टरिस्टिक में कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं आएगा, इट हेल्प्स इन कॉस्ट मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज गोल ओरिएंटेड और इट इज, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? यस, हमने सबसे पहले बात करी, मैनेजमेंट इज देयर एवरीवेयर। हर जगह, हर स्टेज में, इवन इन अ मैनेजमेंट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज देयर एट एवरी लेवल। मैनेजमेंट में कितने, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं ब्रॉडली? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? नो आइडिया? How many levels are there in an organization? There are 3 levels in an organization. What are these 3 levels? Anybody? No, you are telling about the production process. मैंने तो बोला ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड
lower level, top level management, middle level management and लोअर या फिर हाँ ठीक है प्रोडक्शन लेवल भी बोलते हैं उसको. आपने जो बोला दैट इज प्रोडक्शन के स्टेप्स. ठीक है. अब ये 3 लेवल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, होगा ही होगा. ठीक है. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए का क्या होता है? इनिशिएटर होता है. वो स्टार्ट करता है, वो प्लान करता है कि क्या चाहिए उसको, कैसे चाहिए, कब चाहिए. ओके. सो ये स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी तुम सोच सकते हो, ये सब बनाने वाला कौन है? बिजनेस शुरुआत किसने की? उसी ने की. क्या बिजनेस करना है, क्या अचीव करना है, 5 साल में वो अपने बिजनेस को कहाँ देख रहा है, उसके लिए उसके क्या माइलस्टोन्स होने चाहिए. आप जब भी अचीव सोचोगे, मान लो ये सोचता है मुझे फरारी चाहिए, तो ये आज सोएगा सोच के कि मुझे फरारी चाहिए और कल सुबह उठेगा तो फरारी तो नहीं मिल जाएगी. उसके लिए इसको लैडर का स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा. वो क्या होते हैं? दे आर माइलस्टोन्स. वैसे ही एक बिजनेस भी अपने माइलस्टोन सेट करता है कि हाँ 1 साल में मेरा टर्नओवर इतना हो जाना चाहिए, 3 साल में इतना हो जाना चाहिए, या 1 साल में मुझे रायपुर को कवर करना है अच्छे से, 3 साल में पूरा छत्तीसगढ़ मेरे अंडर होना चाहिए, उसके आगे फिर बढ़ूंगा मैं एंड 5 years में आई शुड बी हियर. दीज आर माइलस्टोन्स. ये सब अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो टॉप लेवल इज दैट. मिडिल लेवल इज ऑल मैनेजरियल लेवल. एरिया मैनेजर होता है ना, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये होते हैं मिडिल वाले. लास्ट वाले होते हैं आपके ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स, प्रोडक्शन वाले लोग. साथ में थोड़े सुपरवाइजर्स, फोरमैन जो थोड़ा उनको कंट्रोल करते हैं. जैसे आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो वहाँ लेबर्स काम करते रहते हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है. समझ लो उसी तरह से लेबर्स एंड उनका सुपरवाइजर इज द लोअर लेवल. समझ में आया? अब जो डिसीजंस जो भी हैं वो यहाँ से यहाँ पास होते हैं, यहाँ से यहाँ पास होते हैं, पर हर लेवल में मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए. विदाउट मैनेजमेंट नथिंग कैन फंक्शन. क्लियर? ओके. ठीक है. अभी थोड़ा शॉर्ट में चल रही हूँ. कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डायनेमिक फंक्शन है. डायनेमिक क्यों है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज मैनेजमेंट वेरी डायनेमिक? कंटिन्यूस तो है, इट नेवर स्टॉप्स. कभी भी कहीं भी आप उठा के देखो, मैनेजमेंट विल नेवर स्टॉप. वो तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. ये क्या होता है? व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एनी आइडिया? पार्डन? हाँ मतलब no, it's nothing to do with information alone. But you said the key point. जो स्टैटिक नहीं होता. स्टैटिक नहीं है इसका मतलब क्या है? किसने बोला अनस्टैटिक? हाँ तो वो तो तुमने उसके वो बोल दिया सिनोनिम. जो स्टैटिक नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या है? अरे कोई चीज स्टैटिक नहीं है तो क्या है? करेक्ट. चेंजिंग, मूविंग. So management is a dynamic process because your environment outside is not static. The outside environment, business 2 environments में work करता है. कौन से 2 environments? Inside, outside. Inside is उसके खुद के लोग, उसका बिजनेस. ये अगर मेरा ऑफिस है तो ये दिस इज माई इनसाइड एनवायरमेंट. Outside is external, which is not in my control.
ये दो एनवायरमेंट्स हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, इसको मैं कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंट्री स्टैटिक कर सकती हूँ कि बस ये सेट स्टैंडर्ड है, अब सब ऐसे ही चलेगा। बाहर के एनवायरमेंट को मैं स्टैटिक कर सकती हूँ? क्या तुम एक फोन का, तुमने जो फोन, तुम्हारे पास जो भी फोन होगा उसका नेक्स्ट मॉडल आने से रोक सकते हो? तुम आज फोन खरीद के आओगे, 2 दिन बाद शायद नया मॉडल आ जाता होगा, ऐसा होता होगा ना? नहीं पता? अरे कहने का मतलब इस कि इट कम्स वेरी सून, एवरी नाउ एंड देन मोबाइल फोन्स के मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, कैन यू स्टॉप दैट? बट स्टिल यू हैव टू सर्वाइव इन दैट मार्केट। तुम एक शॉपकीपर का सिचुएशन सोच के देखो, वो स्टॉक मेंटेन करे तो कैसे करे? आज वो एक फोन लॉन्च हुआ, कुछ होते हैं कस्टमर्स जो बड़े वो होते हैं ना क्यूरियस, आज लॉन्च हुआ है आज ही चाहिए, आज मूवी रिलीज हुई है फर्स्ट शो देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वैसे लोग होते हैं ना, वो तो आज ही पहुंच जाएगा फोन लेने। तो कैसे स्टॉक मेंटेन करे? पता चला हफ्ते भर बाद किसी और कंपनी का फोन लॉन्च हो गया नया, विच इज मे बी बेटर देन दिस वन, फिर वो लोग इसको छोड़ के उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज मैनेजमेंट। तब भी वो सरवाइव कर रहा है ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, वो शॉपकीपर, मुश्किल कितनी होगी, स्टिल सरवाइव कर रहा है। दिस इज डायनेमिज्म, टू अडेप्ट टू चेंजेस which are not in your control. The external and government, सडनली रात को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हो गई, सबने अडेप्ट किया ना झक मार के, बिकॉज यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस। जीएसटी आ गया, किसी को पसंद नहीं आया इनिशियली जीएसटी, अभी भी बहुत लोग उसको नेगेटिविटी से ही बोलते हैं, जीएसटी सिर दर्द है, ये है वो है, बट अडेप्ट तो करना ही पड़ा, गवर्नमेंट ने निकाला है, यू कैन नॉट सरपास द डिसीजन। दिस इज अडेप्टेबिलिटी, टू एक्सेप्ट द चेंजेस and mold yourself according to the change. This is dynamism. That's why management is a dynamic process. Production का मेरा एक सेट पैटर्न चल रहा है, मेरी स्टेप्स सब डिफाइंड हैं, सडनली एक मशीन बीच में ब्रेक डाउन हो गई, आई कांट स्टॉप प्रोडक्शन, मेरा लॉस हो जाएगा, तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? तुरंत कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के, आज रैली के कारण बहुत ब्लॉकेजेस है ना, दैट इज मैनेजमेंट। कहाँ से आए? घूम फिर के आए ना, तुरंत एक्सेप्ट किया ना चेंज, रास्ता यहाँ बैठा रहता है, ठीक है? सो दीज आर फ्यू बेसिक एंड मेन characteristics of management. Then objectives, मैनेजमेंट के बिहाइंड, पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? why do people have management in their organizations? Yeah, why is management so important? What are the objectives which a management wants to achieve by proper management? Profit, growth, सर्वाइवल, और बस बस, so selfish, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। अब तो आएगा, सेल्फिश बोला तो याद आ ही जाएगा ना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या सोचना? सोसाइटी अच्छी है? यस, व्हाट यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसने एक पॉइंट बोल दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और पार्डन, दैट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट्स नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सैंपल्स डोनेट कर रहा है तो वो क्यों करता है? वेट, क्या? That's different. But you said donating the samples. That's different. Samples क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं?
You said it yourself. Samples are distributed just for marketing and advertising. वो कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन. सोशल वेलफेयर के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को जाकर, जैसे तुमने ही कहा दूसरा पॉइंट भी, लोअर सेक्शन वीकर सेक्शन में जाकर बांटता है, डोनेट करता है. यू मिक्स 2 points. Samples are never donated. Understood? Samples are distributed for marketing or advertisements. ठीक? ओके. So ये अब जैसे तुमने 3 कहे, objectives are classified into 3 broad categories. First, जो तुमने बोला वो किस में आएगा? तीनों, प्रॉफिट, क्या बोली थी, ग्रोथ और सर्वाइवल. ये 3, प्रॉफिट, ओप्स, ये 3 तुमने सबसे पहले बोले. ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं पता है? व्हाट ऑब्जेक्टिव्स? नॉट एग्जैक्टली. यस, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज ये तीनों जो हैं, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर whom? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So these are organizational objectives. This is one. The second is, again as she said, social objectives. Social objectives में जैसे उसने कहा पुअर सेक्शन में जाकर, पुअर वीकर सेक्शन, लोअर सेक्शन, पुअर सेक्शन में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, वो तो ठीक है. अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा फंक्शन करते हैं तो उन लोग छोटे मोटे क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं चैरिटी के पर्पस से. ठीक है, स्कूल्स खोल देते हैं. ठीक, ओके. फिर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना, पोल्यूशन चेक करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. समझ में आया? दीज आर सोशल. कस्टमर्स को हैप्पी रखना, आपके कस्टमर्स को सही चीज देना, सही प्राइस पर देना, उनकी सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना. मेरे हिसाब से पर्सनली एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं. व्हाट आर द 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स? व्हाट कैन बी द 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स? एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स. सोचो, एम्प्लॉइज एंड योर कस्टमर्स. उसमें भी एम्प्लॉइज विल हैव एन अपर हैंड. क्यों? इफ यू विल कीप योर एम्प्लॉइज हैप्पी, satisfied, okay, they will give their best. If they will give their best, your output will be the best. If your output will be the best, your customers will definitely be satisfied. And it's a vice versa thing. Customer satisfy होंगे, आपका प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, डिमांड बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपके एम्प्लॉइज और खुश होंगे क्योंकि वो भी ग्रो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. दे विल बी अप्रिशिएटेड. तो ये सर्कल फॉर्म हो जाता है. So these are the 2 main pillars. Social objective covers the customers वाला part because that's an external environment. ठीक है? Third category and the last is, अब यहाँ पर्सनल से मतलब क्या? मेरा नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स नहीं, मेरे एम्प्लॉइज, उनके लिए गुड वर्किंग कंडीशन, fair wages and salaries, okay, proper sanitation, fooding, canteens, उनको allowances, perks, ये सब का मीनिंग बहुत डीप में हम अभी नहीं जाएंगे. मतलब फैसिलिटीज देना बेसिकली. फीमेल्स हैं अगर आपके यहाँ तो क्रश खोल दीजिए, क्योंकि फीमेल्स के साथ में नेचुरल प्रॉब्लम्स रहती ही हैं. मैरिज होगी, बेबी होगा तो उनको छोड़नी पड़ती है जॉब. क्यों ऐसा मौका दे? मेरी एम्प्लॉई हो सकता है कोई बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेबी अगर उसको जॉब छोड़ना पड़े तो मेरे लिए तो लॉस है.
तो मैं उसको यहीं पर एक क्रश खोलूं? ऐसी फैसिलिटीज देना उनको मोटिवेट करना, मेंटरिंग करना। आजकल स्कूल्स में मेंटरिंग का कंसेप्ट आया है, सुना है नाम? क्या है मेंटरिंग? व्हाट इज मेंटरिंग? व्हाट डू यू मीन बाय मेंटरिंग? नो, mentoring is not guiding only. No, टीचिंग तो टीचर्स करती हैं, गाइड भी टीचर्स करती हैं, बट यस मेंटोर्स आल्सो गाइड। बट मेंटोर्स का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सपोज मैं आपकी मेंटोर हूँ, तो आपको समझना, आपके साथ इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, आपको हेल्प करना उन प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए। बच्चे बोल नहीं पाते, बड़े भी नहीं बोल पाते कई बार प्रॉब्लम्स, ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। एम्प्लॉयज कीप फेसिंग ये विमेन एक्सप्लॉयटेशन, विमेन हैरेसमेंट, विमेन ईव टीजिंग, ये सब नाम सुने होंगे ना। इसमें बहुत बार 90% केसेस में ऐसा होता है कि एक फीमेल अगर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है कि फीमेल्स को बहुत तंग किया जाता है। कोई होगा जो उसको तंग कर रहा है, पीछे पड़ा है उसके, जो भी बोलते हैं, वो बोल नहीं पाती डर के कारण। तो कोई ऐसा, अब वो डर डर रही है, ऑफिस में आना नहीं चाह रही है, पर मजबूरी है, कमाना है, आती है तो उसका टेंशन रहता है, वो अपना 100% नहीं दे पाती। यू कैन फील दैट गैप, यू कैन फील द डिफरेंस इन द वर्किंग, यू कैन फील द डिफरेंस इन द आउटकम्स। तो कोई ऐसा होगा जो उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, तभी तो वो ये डिफरेंस नोट करेगा ना। तो कोई रीजन तो होगा, या तो घर से रिलेटेड है या ऑफिस से रिलेटेड है, और तो नहीं हो सकता कोई। तो उससे बात करना, रीजन जानना, पे स्केल का प्रॉब्लम हो सकता है, समथिंग। मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें जो है ये आती हैं आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव्स? ओके, देन इम्पोर्टेंस, तो ठीक है, इम्पोर्टेंस तो ऑब्वियसली हमने इतना सारा डिस्कशन किया है, तो इम्पोर्टेंस आप उसमें से लिख ही सकते हो। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोल अचीव करने के लिए, एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए, ऑल दैट। करेक्ट? अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड एन आर्ट। सुना है कभी? ये हमने और भी किसी सब्जेक्ट में कभी सुना होगा, एज ए साइंस एंड एज एन आर्ट। सुना है कभी? ओके, करेक्ट। वैसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, इट्स ऑल्सो अ साइंस। कैन एनीबडी गिव मी सम idea about this? How is it an art? How is it a science? जिसको जो क्लिक हो रहा है, you can speak freely. हाँ, it is universally applicable. मैनेजमेंट हर जगह होता है। उसके बहुत, जैसे आप गैप पढ़ते हो ना अकाउंटिंग में, व्हाट इज गैप? अब ये मत बोलना सुना नहीं है, बहुत मारूंगी। GAAP, गैप। अकाउंट्स पढ़ा था 11th में? तो पढ़ा था, हाँ, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा अकाउंट्स कैसे होता है? करेक्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तो मैम ने कुछ नया ही बता दिया। नहीं सुना था कभी? सुना था, वो दो एक दूसरे को देख रहे पीछे। अच्छा, वो तुमको देख रहा था, तुमने नहीं सुना? व्हाट इज दिस? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? आप अकाउंटिंग ईयर्स, आपका डेबिट क्रेडिट के रूल्स, गोल्डन रूल्स, ये सब जगह सेम है। ओके, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो ब्रॉडली सब जगह सेम है। आप जैसे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल,
एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है समय समय पर टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी. ये क्या है? इट्स अ फिलॉसफी, राइट? दिस फिलॉसफी इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. और क्यों है? इट हैज सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग थिंग्स in a यूनिक मैनर. अब यूनिक मैनर जब जैसी बोलोगे तो आ जाएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मान लीजिए इस क्लास के सारे बच्चे डिमोटिवेटेड हैं किसी भी वजह से, ठीक है? किसी को छुट्टियों में भी आना पड़ रहा है डेमो के लिए, मम्मी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, पापा बोले जाओ, जाना तो है, पढ़ो, मार्च से ही पढ़ो, तो आ गए. अब डिमोटिवेटेड तो हो, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया, किसी के फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी थी 3 बजे से मॉल में, वो नहीं जा पाया, यहाँ बैठना पड़ा, कोई भी रीजन हो सकता है. अब मैं क्या एक ही मोटिवेशन का तरीका सबके ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. मुझे इसको हो सकता है किसी और तरीके से मोटिवेट करना पड़े, इसको किसी और तरीके से, तुम्हें किसी और तरीके से. तो मैंने क्या किया, एक जनरल फिलॉसफी थी जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, उसको मैंने क्या किया, अपने आर्ट के थ्रू चेंज करके सबको मोटिवेट किया. दैट इज माय आर्ट. मैंने तुम्हारी साइकोलॉजी समझी, इसकी समझी, इसकी समझी, और फिर उस फिलॉसफी को यूज करके अलग अलग तरीके से मैंने तीनों को मोटिवेट किया. सो इट्स एन आर्ट. हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन कभी नहीं होता, राइट? आप उसी को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हो तो वो दूसरी जगह सॉल्व कर देता है. दैट इज आर्ट. समझ में आया? एज एन आर्ट एंड एज एन साइंस. ये एक समय तक था. अभी बहुत सालों से, लाइक मे बी 15-20 years, मैनेजमेंट ऑल्सो इज एन, मतलब इट्स लाइक जैसे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ये पहले इतना एप्लीकेबल प्रोफेशन में नहीं था, ठीक है? पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ये सब प्रोफेशन में आता था, सीए, ये सब पहले से चला आ रहा है. मैनेजमेंट था बट इतना कॉमन नहीं था, इतना नोन नहीं था. पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस. एरिया मैनेजर बनाया, उसको सेल्स मैनेजर बनाया. क्यों बनाया? अरे वो सेल्स बहुत अच्छा हैंडल करता है, उसके में बहुत अच्छी स्किल्स है बेचने की, तो मैंने उसको सेल्स मैनेजर बना दिया. भाई सेल्स मैनेजर बनाया है तो वो पूरा सेल्स हैंडल कर रहा है, तो उसमें कुछ तो स्किल्स है ना मैनेजमेंट के. तो लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी स्टार्ट की, उसमें डिग्रीज लेनी स्टार्ट की, जिससे वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सके. यही करते हैं ना सब. पढ़ते क्यों हूँ? अपने आप को पॉलिश करने के लिए, राइट? सो नाउ इट है, उसमें प्रोफेशन में अब उसके लिए जॉब्स क्रिएट हो गई धीरे धीरे, तो वो एक बड़ा सा प्रोफेशन बन गया. क्लियर? सो मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एम आई टू फास्ट? पक्का सबको क्लियर है? ओके. लेवल्स की हमने बात करी ली, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. Okay, now come to functions of management. Any idea what are the functions of management? This is the last topic for today. Functions of management. मैनेजमेंट के 5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके बगैर एक ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती. क्या आइडिया? नो आइडिया? नो आइडिया. ओके. The first very important is planning. Second, अब किसी को ख्याल आया? ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड,
रट के आइए क्या? फोर्थ, करेक्ट। फोर्थ, ये है 5 फंक्शंस। ठीक है, चलो एक एक डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। प्लानिंग क्या? पता तो है, बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी करवाना होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? दैट इज व्हाट, इट्स अ प्लान। आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हो? अरे मुझे बिजनेस करना है, उठी चली, एक जमीन देखी, काम चालू, ऐसा होता है? पूरा स्टेप है ना, पूरा प्रोसेस है ना। पहले तुम बिजनेस करना है ये डिसाइड हो गया, फिर तुमने अपॉर्चुनिटीज की स्कैनिंग की, कौन सा सबसे वायबल है, कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल है, किस में कितने फंड्स लगेंगे, तुम अपने हिसाब से भी तो एनालिसिस करोगे, फिर डिसाइड करोगे, फिर उसकी चीज़ें जुगाड़ोगे, फिर उसके लिए लोग हायर करोगे, फिर जगह देखोगे, फिर काम चालू होगा। तो प्लानिंग इज द foremost थिंग which is very important, and if planning is not done properly तो ये बाकी सारे functions गए पानी में। प्लान ही ब्लूप्रिंट ही गलत बना है तो बिल्डिंग खड़ी हो भी गई तो गलत ही खड़ी होगी ना। समझ में आया? तो प्लानिंग इज द मेन थिंग ऑफ ऑल द 5। सभी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, जैसे हाथ में बोल दो ना 5 फिंगर्स हैं, किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही है ये भी। लेकिन प्लानिंग गिव्स अ स्टार्ट टू द अदर फंक्शंस। ओके, इट फॉर्म्स द बेस, राइट? ऑर्गेनाइजिंग, जो मैंने कहा था ना, माइलस्टोन सेट करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। कितना पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे आएगा, क्या सोर्सेज होंगे, सब कुछ। ऑर्गेनाइजिंग, यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, यू स्टार्ट डिपार्टमेंटलाइजिंग थिंग्स। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, या डिपार्टमेंट्स नहीं भी हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ एक कैटेगरी में आ सकती हैं, कौन सी दूसरी कैटेगरी में आ सकती हैं। मान के चलो आप लोग को एक फ्रेशर पार्टी देनी है या वेलकम पार्टी देनी है अपने जूनियर्स को, है ना? तो क्या करोगे? यहाँ तो डिपार्टमेंट्स तो नहीं होते, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तब भी लिस्टिंग तो करते हो ना एक्टिविटीज़ की, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। कि हाँ ये वाले काम एक एरिया के हैं, ये तू कर लेना, ये वाले काम एक उसके हैं, ये मैं कर लूंगा, ये वाला उसको दे दो। दिस इज व्हाट सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड, स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? एम्प्लॉयज को हायर करना। कैसे हायर करना? आपका जो जॉब है, उस जॉब के लिए आपको जिस टाइप के स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स के बेसिस पे लोगों को ढूंढना। ठीक है? ऐसा नहीं लोगों को ढूंढ लिया फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी होता है, गाँव में तो बहुत होता है। हाँ काम चाहिए, आ जा, फिर ढूंढेंगे इसको क्या काम दूँ। पर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्टिंग, आपने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, अब, हाँ करेक्ट, अब उनको बताना भी तो पड़ेगा कि उनको क्या जॉब करनी, क्या काम है उनका, उनकी जॉब क्या है, उन जॉब में क्या रोल्स हैं, उनका क्या दायरा है, सब कुछ समझाना। किसी काम को इस तरह से करना है ये उसको मुझे समझाना तो पड़ेगा, नहीं समझाऊंगी तो कैसे काम करेगा वो। दैट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देना। देन कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग?
एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना. Yes, should all answers he's giving. Okay, गौरव ने भी दिया. Yes, correct शुभ. हाँ, अब बताइए. कंट्रोलिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग? यहाँ किसी ने कहा कंट्रोलिंग इज कंट्रोलिंग द एम्प्लॉइज. नो. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग ऑल द वर्क मतलब? करेक्ट. कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में मीन्स टू कीप अ चेक on everything in the organization, be it be people, be it be departments, be it be the production process, be it the staffing process. कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज पे चेक रखना. मेनली प्रोडक्शन, कि मैंने ये ऐसा सेट करके उसको बताया है, अब वो वैसा ही चल रहा है काम या नहीं. मैंने उसको एक काम असाइन किया कि इस काम को ऐसे करना, उसने उसको वैसा किया या नहीं. अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, और अगर वैसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया. दैट इज कीपिंग अ चेक. और अगर मुझे उसमें कोई डिविएशन मिला तो क्या करना? टेक करेक्टिव एक्शंस. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल यहाँ दिया था ना, 1 महीने में मुझे इतना आउटपुट चाहिए. अब मुझे उसने 1 महीने में आउटपुट तो दिया, लेकिन 35 रुपीज पर यूनिट हो गया. तो अब ये क्या हुआ? काम तो हुआ पर डिविएट हो गया. कहाँ डिविएट हुआ? 30 रुपीज कॉस्ट होनी थी, हो गई. तो कहीं तो गड़बड़ हुई ना पूरे प्रोसेस में. तो उसका पता लगाना और फिर उसके लिए सही करेक्ट एक्शन लेना. दिस इज कंट्रोलिंग. इज दैट क्लियर? ये 5 फंक्शंस आपके डिटेल में है पूरे, वही आपके चैप्टर्स हैं. शुरू के 2-3 बेसिक चैप्टर्स हैं एंड देन यू हैव दीज 5 फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए. इन सब के ऊपर ये 5 के साथ देयर इज वन मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is called as the essence of management. Any idea? क्या बेसिक्स? ये तो मैनेजमेंट का फंक्शंस हैं. बेसिक मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स? वो तो इसी में हो रहा है. फ्रेशर्स पार्टी के लिए काम डिवाइड कर दिया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. उसके बाद मैंने किसी से पूछा ही नहीं किसने कितना काम किया, किसका काम हुआ, किसका काम नहीं हुआ. कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. ऐसा होता है प्रोग्राम्स में, कई बार सुना होगा. इन लोग में तो अरे ग्रुप डांस होता रहता है, कई बार होता है कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. वो तो चलो डांस में स्टेप्स एक साथ नहीं चल रही हैं, पर काम बांटा है मैंने और मैं फिर उसके बाद किसी से कुछ ना पूछूं, या मैंने उसको बोला तुम ये काम करके इसका जो भी फाइनलाइज करोगे वो उसको बता देना, क्योंकि उसका काम उस पर डिपेंड करता है. और उसको मैंने बोला अब फिर तुम अपना काम कर लेना. मैंने काम असाइन कर दिया, बस फिर मेरी छुट्टी हो गई. मैंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया. उसने काम किया कि नहीं किया, उसने उसको बताया कि नहीं बताया, उसने अपना काम किया कि नहीं, ना उसने बताया ना मैंने पूछा. व्हाट इज दिस? आपस में कोई बात नहीं हो रही है. दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप स्टाफिंग कर भी लो, उसको डायरेक्टिंग नहीं करोगे तो काम कैसे होगा? आपस में हर फंक्शन को रिलेट करना पड़ता है. दैट इज कोऑर्डिनेशन. That is why coordination is not included in the functions, but it's the essence.
एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, R&D, 5-6 जो भी। अपने आप में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनेंस वाला बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? तो लॉस किसका होगा? अल्टीमेट लॉस उसका क्या जा रहा है? वो तो बैठ जाएगा, फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिया, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। लॉस किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन वालों का, उसको तो सैलरी मिल ही जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एवरीथिंग गोज इन वेस्ट। ठीक है, सो दिस विल बी योर पार्ट ए। हम यही पूरा अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन पार्ट ए। पार्ट बी जैसे मैंने बताया, कुछ लोग नहीं थे, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, मार्केटिंग, वो सब है आपका उसमें, वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है और उसमें एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर्स में लिंक नहीं है, बट ये शुरू वाले जो हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, चलिए, सो now we will not have classes because I will be out of town for a week, so once I am back then we will resume. ठीक है, so we'll wind up for today. नहीं, किसी को कुछ बोलना है? Do you want something from my side or do you want to ask something? You can ask. ICSE में BST नहीं होता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होता, होता है, कुछ अलग ही होता है, ICSE एकदम अलग चलता है। You want to ask something? स्पीड कम करनी है या कुछ तुम चाहते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू टेल मी। तुम दोनों तो जानते हो, कुछ बोलो, कुछ इस बार कुछ चेंज चाहते हो तुम। पिछली बार तुम लोग का क्या हुआ था, बोर्ड बहुत लेट हुए थे, बहुत लेट चालू हुई थी 11th, सब क्योस था। इस बार सब टाइम पे है, इस बार 11th भी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से, तो सब ठीक चलेगा। क्या बेटा? 12th बैच इट विल स्टार्ट नाउ ओनली। वो तो मैं नहीं हूँ बाहर, इसलिए मेरे में एक ब्रेक आ जाएगा, आई हैव टू गो, आई कैन नॉट अवॉइड इट, पर बाकी क्लासेस तो अब आपकी बंद नहीं होंगी, दे विल बी रेगुलर अब। ओके, और कुछ? 11th भी हो जाएगा अप्रैल से स्टार्ट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नथिंग? बोलो, कुछ बोलना है ऐसा लग रहा है, बोलो। नोट्स, सी आई ट्राई टू गिव, मैं इको के भी देने की कोशिश तो करती हूँ। पिछले बार मेरा बहुत डिस्टर्ब हो गया था सब कुछ, तो मैं उतना दे नहीं पाई थी, बट 12th के तो खैर मैंने दिए थे, 11th मेरा डिस्टर्ब था, 12th के तो काफ़ी बने हुए हैं। BST के नोट्स मैंने एज सच कभी दिए नहीं, क्योंकि बड़ा कॉमन सा रहता है सब BST, तो बट इफ़ यू वांट आई कैन ट्राई, आई विल ट्राई एंड गिव, शॉर्ट में दूंगी, मैं समरी नोट्स दूंगी फिर। ठीक है, तो वो मेरी कोशिश फिर यही रहेगी कि हम जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करें मैं दे दूं, क्योंकि वो टलता है तो फिर बहुत टल जाता है। ठीक है, इन लोग तो दे नो, पिछले बार बनाते मैं बहुत क्योस था, पिछली बार 11th वॉज